हेलो एंड वेलकम बैक टू नेचर के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एक बढ़ती उम्र के साथ हमें एक्स्ट्रा लव और एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। आज हम इस एपिसोड में यही बात करेंगे कि कैसे हम अपने आप को अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर एक्स्ट्रा लव और एक्स्ट्रा केयर दे सकते हैं। हम क्या वो चेंजेस अपने 60 से 70 की उम्र में ला सकते हैं जो हमें 80 साल की उम्र तक काफ़ी अच्छा हेल्दी जीवन जीने में हेल्प कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ एक्सपर्ट और नेचुरोपैथ डॉक्टर रजनी दुग्गल जी। चलिए एपिसोड में मैम का स्वागत करते हैं। मैम बहुत स्वागत करूंगी एपिसोड में। नमस्कार। मैम जैसे हम बात कर रहे हैं कि बढ़ती उम्र के साथ काफ़ी कुछ बदलाव हमारी लाइफस्टाइल में आ जाते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि क्या वो बदलाव हैं जो एक बढ़ती उम्र के साथ ओल्ड एज होते होते देखने को मिलते हैं। देखिए, आम तौर पे बढ़ती उम्र की कोई डेफिनेशन नहीं है। हर एक का एजिंग प्रोसेस अलग होता है। कैसे उन्होंने अपने जीवन को जिया है, कैसे उन्होंने अपने लाइफ़स्टाइल को या अपनी हेल्थ को मेंटेन किया है। तो एजिंग इज़ जस्ट कि हाँ, हम बोले कि 50 पे आएगा या 60 पे आएगा या 70 पे आएगा, यू नेवर नो। बट एजिंग प्रोसेस ज़रूर होता है। और उस प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। नॉट दैट कि हम इतने उम्र के हो गए तो हमें ऐसा करना है, लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स आपकी बॉडी में आना शुरू हो जाते हैं जिनको आपको वॉच करना है और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं। अब कुछ सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि जैसे मसल्स थोड़ी वीक होने लग जाती हैं। आम तौर पे जो काम करने में हमें सांस नहीं चढ़ता या हमें थकान नहीं होती, लेकिन जैसे एज बढ़ती है तो हमें लगता है कि पहले तो मैं दौड़ के ये कर लेती थी, लेकिन अब मैं थक जाती हूँ। तो ये है कि हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है वो वीक होने लग रहा है। कुछ प्रॉब्लम हमको आती है हमारी बैलेंसिंग के साथ। हमारे अंदर जो जो बैलेंसिंग है वो थोड़ी सी वीक होने लग जाती है। कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आने लग जाती है। आम तौर पे कोऑर्डिनेशन जो हमारी मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन है उनमें प्रॉब्लम आने लगती है। विज़न प्रॉब्लम आने लग जाती है। इसी तरह से हमारे जो विज़न है या हियरिंग है ये प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। और जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे डाइजेशन इश्यूज से रिलेटेड होती है कि एक टाइम होता है आप कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन एक टाइम होता है कि नहीं, हमने ये खाया तो हमें ये प्रॉब्लम हुई। तो ये छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जिसको हमको ज़रूर ध्यान रखना है कि डाइजेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं या मोमेंट से है या वीकनेस से है, थकान है, नी स्लीप डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ये छोटे छोटे चेंजेस आपको अपनी बॉडी में महसूस करने हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपनी आगे की लाइफ को मैनेज करना, बहुत अच्छे से जीने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है और प्लान करना है अपने हाउस होल्ड में, अपने डाइट में कि क्या चेंजेस हम लाएं ताकि आने वाली एज जो है वो हम हंसते खेलते एक हेल्दी वे में जी पाएं। बिल्कुल मैम, हमने जाना कि क्या कुछ चेंजेस आ जाते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है, क्यों एक बढ़ती उम्र के साथ, क्योंकि हमने अक्सर देखा है जैसे ही हमारे परिवार वाले होते हैं वो अगर थोड़ा सा भी चल नहीं पाते हैं, कुछ परेशानी होती है, कहते हैं अब हमारी उम्र हो गई है, या अब हमसे ये काम नहीं हाँ होता। जी। तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या कुछ रीज़न हो सकता है इसके पीछे। देखिए, छोटे छोटे रीजंस अगर हम इसको एनलिस्ट करना चाहें और समझने की कोशिश करें, नॉर्मली 50 to 60 में आते आते हमारी बॉडी में ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, वो इंटरनल चेंजेस हैं, माने कि ये होना ही है, लेकिन हम उसको डिले करके और उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर हम 50 to 60 के चेंजेस में, जो एज में चेंजेस आते हैं उनको वॉच करें और 60 में वो प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दें, तो हमारे 70s और हमारे 80s और जो भी हमारे आगे एज है, दैट कुड बी बेटर। मतलब हम उस एज को एंजॉय कर पाएंगे, हेल्दी रह पाएंगे और आने वाले भविष्य में कुछ ऐसी समस्याएं जो परमानेंट नुकसान दे सकते हैं उनसे बचने की कोशिश करते हैं, तो उनसे हम बच सकते हैं। तो कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस हमारे घरों में, हमारी डाइट में, हमारे लाइफस्टाइल में अगर हम करते हैं तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहती हैं। और ये होता क्यों है? तो इन्होंने जैसे पूछा कि आप में क्या चेंजेस आते हैं और क्यों आते हैं, तो उसका एक मेजर रीज़न जो है वो है हमारे अंदर हार्मोनल चेंजेस आना। धीरे धीरे क्या होता है, हमारे सारे जो ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन कम होने लग जाती है, ये स्वाभाविक है। हमारी परसेप्शन स्लो होने लग जाती है, हमारे अंदर सेरोटोनिन, एंडोमोर्फिन, जो भी हमारे एंडोर्फिन्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, कॉर्टिसोल प्रोड्यूस होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर
हार्मोन्स हैं जो हमारे ब्लड शुगर को मैनेज करते हैं, स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, मेटाबॉलिज्म को मैनेज करते हैं, जूसेस, एंजाइम जूसेस जो प्रोड्यूस होते हैं, वो सब का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होने लग जाता है, या हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ड्राई हो जाते हैं। तो उसकी वजह से हमारे शरीर में कई बार ड्राइनेस भी बहुत बढ़ने लग जाती है एक सर्टेन एज के बाद में। तो बिकॉज ऑफ दिस जो आपके मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स हैं वो आपका नेचुरल बॉडी में एब्जॉर्प्शन को भी कम कर देते हैं, तो न्यूट्रिशन आपको कम मिलता है। तो बहुत छोटे छोटे चेंजेस करने हैं ताकि जो अब हमारी आफ्टर 60 की एज है उसमें नेचुरल जो हमारे एंजाइम्स, जूसेस और हार्मोन्स कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस वजह से जो हमारे शरीर में चेंजेस आ रहे हैं उनको हमको कैसे मैनेज करना है। जी, तो मैम जैसे आपने कहा कि चेंजेस जो आने लग जाते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी नेचुरली होता है, हमारी बॉडी में ये जी चेंजेस नेचुरली जी आने लग जी जाते हैं। जी, मैम जैसे हमने बात की कि अक्सर हमने देखा है कि हमें फिज़िकल प्रॉब्लम्स काफ़ी होती हैं, जॉइंट्स पेन और कमज़ोर हो जाना, पैरों का ज़्यादा वर्क ना कर पाना, हाथ-पैरों में दर्द रहना मैं और स्किन और हेयर में भी काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं। तो मैं वो जानना चाहूँगी, वो क्या कुछ चेंजेस स्किन और हेयर में देखने को मिलते हैं? देखिए, जा आम तौर पे एक हेयर लॉस बहुत मेजर रीज़न है जो आता है, हेयर लॉस हमें देखने को मिलता है, वो भी कारण कि एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में अब नहीं हो रही है या कम हो रही है। इसके अलावा बॉडी में ड्राइनेस आने लग जाती है, स्किन जो है आपकी ड्राई होनी चाहती है बिकॉज़ अगेन एब्जॉर्प्शन कम है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमको डाइट में इन चीज़ों को ऐड ऑन करना पड़ेगा ताकि ये प्रॉब्लम्स आपको ना आएँ। ख़ास तौर पे इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आम तौर पे हमने देखा है कि एक आराम से हम कोई काम कर रहे हैं, कपड़े ही पहन रहे हैं तो आराम से खड़े होके पहन रहे हैं। लेकिन जैसे आपका 60 प्लस में आने लगेगा तो आपको एक टाँग पे बैलेंस करना जो आप आम तौर पे इतने सालों से कर रहे हैं, वो एक इश्यू बन सकता है। सो ऐसे ही छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे विज़न की प्रॉब्लम है, हियरिंग की प्रॉब्लम है। ये सब हो सिर्फ इसलिए रहा है क्योंकि अब आपकी बॉडी जो जूसेस प्रोड्यूस कर रही है वो कम है, तो उसको उसके अंदर जो फाइटिंग एलिमेंट है, इम्यूनिटी है, वो भी कम हो रही है। आपको अपने भोजन से एब्जॉर्प्शन भी कम में हो रहा है, तो सब प्रोसेस धीरे धीरे स्लो होता है। आमतौर पे क्या होता है कि 50 तक हम रियलाइज़ ही नहीं करते हैं कि कितनी सारी चीज़ें अपने आप से हो रही हैं, तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। बाय 60 क्या होगा कि वो चीज़ें धीरे धीरे आपकी बॉडी में चेंज तो ला रही हैं, लेकिन आपका ध्यान नहीं है। लेकिन 60 प्लस होते ही क्योंकि वो चेंजेस आ चुकते हैं, आपको महसूस होने लग जाते हैं, सो हमें लगता है कि पता नहीं ये क्या हुआ है। तो वो एक इंटरनल बॉडी का एक लैंग्वेज है जिसको समझना है, और सिर्फ कुछ चेंजेस के साथ, कुछ डाइटरी चेंजेस के साथ, क्योंकि इन सब की जो मेजर इशू है जैसे कि विटामिन ई की कमी होना, मिनरल्स की कमी होना, ये सारी जो कमियां हैं वो हमारी एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है कि अब हमारा मेटाबॉलिज्म उतना स्ट्रांग नहीं है कि उसी भोजन में से आपको पहले जैसा एब्जॉर्प्शन मिले और आपकी जो शक्ति है, जो एनर्जी है, पहले जैसी रिसाइकल हो या यूज़ हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ सर्टेन चेंजेस पे काम करना। जी, मैम हमारे शो बैक टू नेचर में हम हमेशा पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं और फिर सॉल्यूशन की बात जी ज़्यादा करते बिल्कुल। हैं। हमने प्रॉब्लम तो जान ली, मैं सॉल्यूशन जानना चाहूँगी कि क्योंकि हमारे आज के टॉपिक का नाम ही है लाइफ़स्टाइल में क्या बदलाव लाने हैं। सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि लाइफ़स्टाइल में हर एक फैक्टर से हम क्या कुछ बदलाव ला सकते हैं? जी, बिल्कुल, इसको हम बिल्कुल सिस्टम से बात करते हैं। सबसे पहले तो जो आपकी एब्ज़ॉर्प्शन डेफ़िशिएंसी आ रही है, एब्ज़ॉर्प्शन डेफ़िशिएंसी के लिए आपको डाइट में बहुत हेल्दी डाइट जो है वो इंक्लूड करनी है। डाइट आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए। इस समय आपको अपने डाइट में जो मेन पार्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और इस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए जो ईज़िली आपको एब्ज़ॉर्ब हो जाए। ख़ास तौर पे मैं अगर बोलूँ तो फैट कम कर दीजिए, चीनी कम कर दीजिए और पैक्ड फूड तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप ताज़ा भोजन जितना ज़्यादा लेंगे आपके लिए हल्का रहेगा। विटामिन ई की कमी एक आम तौर पे देखी जाती है, तो विटामिन ई के लिए हमको भीगे हुए मेवे, नट्स लेने चाहिए, वो बहुत फ़ायदे करते हैं। जो भीगे हुए नट्स हैं ख़ास तौर पे जैसे कि इस एज में मैं बोलूँगी कि आपको पम्पकिन सीड्स को भिगो कर लेना है, कुछ आमंड्स को भिगो के लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, 4 या 5 आमंड्स, अखरोट को भिगो कर लेना है। इस तरह से जो सीड्स को अगर आप अपने डाइट में भिगो कर यूज़ करते हैं तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी पे काफ़ी काम हो जाता है।
और जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि कैल्शियम के लिए आपको नेचुरल फूड्स में शिफ्ट हो जाना है। कैल्शियम भरपूर पाया जाता है ज़्यादातर, जैसे सफ़ेद तिल हैं इनमें लिया, नारियल में लिया। ये कैल्शियम डेफिशिएंसी बिकॉज आपके बोन्स वीक हो रहे हैं, और वीक बोन्स का क्या होता है कि आपको हमेशा एक थकान रहती है। तो एक प्रॉपर बैलेंस आपको खास तौर पे कैल्शियम का, प्रोटीन का नेचुरल फूड्स में से ही लेना है। सप्लीमेंट्स के बजाय नेचुरल फूड्स पे अगर आप काम करें तो बेहतर रहेगा। जैसे छोटी छोटी रेसिपीज़ हैं, मैं एक छोटी सी रेसिपी बताती हूँ कि जैसे आपको भुना हुआ चना लिया और उसके बीच में सफ़ेद तिल डाले और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया आपने, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के, बिकॉज ऑलिव ऑयल इज़ ऑल्सो वेरी रिच इन विटामिन ई, और नॉर्मली हमें पता नहीं चलता कि ऑलिव ऑयल लिया कैसा जाए। तो इस तरह से, या आप ये जो रेसिपी है कि आपने थोड़े से भुने चने लिए, उसमें सफ़ेद तिल डाला खासतौर पर सर्दियों में, और ऑलिव ऑयल में उसको ग्राइंड करके आप इसमें ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी बन जाती है कि आप किसी भी चीज़ के साथ इसको खाएंगे तो ये टेस्टी भी है, एंड इट्स वेरी रिच इन कैल्शियम, वेरी रिच इन विटामिन ई, एंड इट्स अ वेरी गुड फूड। इस तरह से आप अपने डाइट में छोटे छोटे चेंजेस लाकर हरी चटनी का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपके पूरे के पूरे विटामिन ई क्या, मिनरल्स क्या, सब चीज़ें उसमें पूरी हो जाती हैं। जिंक डेफिशिएंसी है, ये सारी डेफिशिएंसीज को आप पूरा कर सकते हैं अगर आप बैलेंस्ड डाइट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और हैवी फूड्स, खासतौर पे तले हुए या पैक्ड फूड्स को अपने डाइट में मिनिमम पे कर दीजिए। डाइट में कोशिश कीजिए कि ज़्यादा पानी का इंटेक, नारियल पानी का इंटेक, फ्लूइड्स का इंटेक बढ़ा दीजिए, जैसे कि सूप्स लेना रेगुलर। आप शाम को अगर चुकंदर और गाजर का सूप बना के लेते हैं तो आपकी अंदर आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी, दूसरा एब्जॉर्प्शन इजी हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो आपको रेडी फूड्स में मिल जाए, आप उन पे शिफ्ट होने कीजिए कि जूसेस ले लीजिए, फ्रेश फ्रूट्स, जितने ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स आप अपनी डाइट में लें उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एब्जॉर्प्शन वुड बी ईजियर। और जो मैंने ख़ास तौर पे बोला कि चीनी, नमक, मैदा और फैट्स, ये चीज़ों का इंटेक कम से कम कर दीजिए। तो ये तो हुआ जो डाइट में हमने चेंजेस लाने हैं। शॉर्ट मील्स लीजिए, स्मॉल मील लीजिए, और अगर बहुत अच्छा आप चाह रहे हैं चेंज करना तो 9 बजे के बाद आप कोई भी गेहूं से बनी हुई चीज़ ना लें। खाना खा रहे हैं, आप लोगों की लाइफस्टाइल में कोशिश कीजिए 7 से 9 के बीच में आपने अगर खाना खा लिया है, वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद भी अगर कोशिश करें शाम के खाने में गेहूं ना लीजिए, बाकी आपके जितने भी मिलेट्स हैं, अनाज, जो दूसरे अनाज हैं, जैसे आप बाजरे का है, या इसके अलावा जौ के आटे है, या बेसन या चने का आटा, चने के आटे की रोटी बना के आप अगर सब्जी से ले रहे हैं, या सूप्स और वेजिटेबल्स ले रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि पका हुआ गेहूं ना लें, तो आपके स्टमक पे ये इजी रहेगा, रात में हल्का रहेगा, और आपको जो कंजेशंस की प्रॉब्लम है वो नहीं होंगी। आप गर्म पानी में नींबू का सेवन कर सकते हैं, उसमें लेकिन थोड़ी सी शहद डालनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाली नींबू से आपको जॉइंट पेन्स हो सकती हैं। नहीं नींबू सूट करता तो सिंपली आप गर्म पानी में थोड़ा शहद का सेवन कर सकते हैं, दूध में शहद डाल के उसका सेवन कर सकते हैं। मतलब रात की जो मील्स हैं उसमें जितना कम गेहूं होगा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम गेहूं की अगर बात करते हैं तो दिन में प्रेफरेबली बहुत अच्छा रहता है आपके लिए विटामिन ई, और विटामिन ई का सबसे बेस्ट सोर्स होता है जो गेहूं का छिलका होता है। तो अगर आप गेहूं का या जौ का दलिया बनाकर दिन में लेते हैं और उसको भी सिम पे, मतलब धीरे धीरे उबाल के, जो उसका तेल ऊपर आता है वो आपके जोड़ों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो ये आप अपनी डाइट में ज़रूर लीजिए, जैसे गेहूं का दलिया, नमकीन, या जौ का दलिया, इस तरह के, या समक के चावल हैं उनका आप वेजिटेबल्स डाल के बनाइए, तो फूड को हल्का फुल्का सुपाच्य लेकिन स्वादिष्ट रखें। जैसे हम बात करें कि खान पान में क्या कुछ बदलाव लाने हैं, तो लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि क्योंकि हमारी जब कम उम्र थी तो कुछ भी डाइजेस्ट हो जाता था, अब उन्हें वही लगता है कि अभी भी वही हेल्थ है। लेकिन उसकी वजह से, क्योंकि वो ऐसे फूड को इंटेक करते हैं, प्रोसेस फूड ज़्यादा लेते हैं, या जैसे फूड वो पहले लेते थे वही अभी भी लेते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स, काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम आ जाती हैं, जैसे इंडाइजेशन का होना, कॉन्स्टिपेशन का होना, और फिर साथ ही साथ शुगर का ज़्यादा इंटेक किया गया है तो उसके बाद डायबिटीज़, ऐसी समस्या आती हैं। तो मैं जानना चाहूँगी, अगर किसी को इस तरीके की प्रॉब्लम बनी हुई है, उसमें वो खान-पान में क्या कुछ कर सकते हैं?
जैसे मैंने अभी बताया कि आप कोशिश कीजिए, जो मैंने अभी फूड आपको बताया आप उसको फॉलो करें। और ये जो पैक्ड फूड हैं या प्रोसेस्ड फूड हैं या जैसे ऐसे ड्रिंक्स हैं जो आपको लगता है कि ये एनर्जी देंगे, वो आपकी बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं देने वाले, क्योंकि जो प्रिजर्व्ड चीज़ है वो आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब ही नहीं करनी, आपके ऊपर और ज़्यादा लोड देना है। तो फ्रेश की तरफ जाएं तो बेहतर है। जी। मैम, अब मैं जानना चाहूँगी लाइफ़स्टाइल में, खान-पान में क्या बदलाव लाए हैं उसके बारे में बात की। अब मैं जानना चाहूँगी हम अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में खुद को कैसे हम सेहत पे ध्यान देने के लिए और क्या कुछ कर सकते हैं खान-पान के साथ? आम तौर पे हम एक्सरसाइजेस को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, घर में बैठ के कीजिए। जॉगिंग की बजाय वॉकिंग को रेगुलर रखिए। आपकी वॉकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो बोन्स हैं और जो आपकी मसल्स हैं उनको एक्सरसाइज की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अपनी बॉडी की सारी मसल्स को एक्सरसाइज करेंगे तो वो वीक नहीं होंगी, साथ में जो आपने खाया है वो आपको एब्जॉर्ब होने लगेगा। तो एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं कहती हूँ कि कोई ना कोई हॉबी डेवलप कीजिए, ताकि आपकी मेंटल एक्सरसाइज भी साथ साथ में ज़रूर होती रहे। क्योंकि जितना दिमाग को आप चालू रखेंगे, उसको यूज़ करेंगे, एक हैप्पीनेस की तरफ अपने हॉबीज़ को डेवलप करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में एक हैप्पीनेस हार्मोन्स का क्रिएशन होगा, जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और साथ साथ में आपकी बॉडी को स्वस्थ रखेगा, मेटाबॉलिज्म को भी बेटर रखेगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो जैसे जॉइंट्स के लिए एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं, जैसे विजन के लिए एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं। मैं बोलूँगी सबसे इंपॉर्टेंट है प्राणायाम। आपकी मेडिटेशन और प्राणायाम, आपकी लंग्स की एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं, तो नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में इसको इंक्लूड कीजिए। और इम्पॉर्टेंट बात है, आप अपने मेंटल स्ट्रेस के ऊपर ज़रूर फोकस कीजिए। देखिए क्या है कि एक टाइम होता है हम अपने परिवार में उस जगह का एक रोल प्ले कर रहे हैं जो 40s में होता है, कि जहाँ सारी प्रॉब्लम्स आपने सॉर्ट आउट करनी है। लेकिन बाय 60s आपकी फैमिली के वो सदस्य अब 30s टू 40s में आ गए हैं जो आपका रोल प्ले कर सकते हैं। तो आपको अपने आप को हर रेगुलर चीज़ से अपने आप को डिटैच करना है। जैसे छोटी छोटी बातें हैं, उनसे आपको अपने आप को डिटैच करके अपने मेंटल स्ट्रेस के ऊपर ज़रूर काम करना है, ताकि स्पेस मिले नेक्स्ट जनरेशन को भी। और कोशिश कीजिए कि आपका जो स्ट्रेस है, अब आपके हार्मोन्स इतने एक्टिव नहीं है कि वो स्ट्रेस की वजह से आई हुई प्रॉब्लम को वो सॉर्ट आउट कर सकें, क्योंकि इस टाइम पे बीपी की, शुगर की, स्लीपलेस, इंसोम्निया की, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ड्यू टू स्ट्रेस। तो हॉबीज़ में जाइए, अपना थोड़ा सा लेजर आउट कीजिए, अपने आप को थोड़ा ईजी गोइंग रखिए, और धीरे धीरे 60s टू 70s में मैं तो बोलूँगी कि आप सोचिए कि अब जो मैं करना चाहता था मैं कर चुका हूँ, या मैं करना चाहती थी कर चुकी हूँ। नाउ लेट मी फोकस ऑन माई हेल्थ, एंड अब मुझे समाज की तरफ थोड़ा देखना है, क्योंकि धीरे धीरे हम उनको स्पेस देंगे। मेंटल स्ट्रेस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि जो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है अब उसको कंटिन्यू नहीं करना, उसको धीरे धीरे टेपर ऑफ करना है। तो 60 टू 70 का टाइम है कि मुझे मेंटल स्ट्रेस देने वाली चीज़ों को धीरे धीरे अपने आसपास से धीरे धीरे कम करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने 60 तक अच्छी निभाई हैं, तभी आप इस जगह पे हैं। तो अब वो समय आ गया कि आप अपने आप को अपनी हॉबीज़ की तरफ, अपनी हेल्थ की तरफ, थोड़ा सा लेजर टाइम की तरफ, थोड़ा रिलैक्सेशन की तरफ, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए प्रॉपर नींद, क्योंकि नींद में ही सारा रिपेयर होना है। तो नींद के ऊपर भी फोकस करें, रिलैक्सेशन के ऊपर फोकस करें, मेडिटेशन पे फोकस करें, वॉकिंग पे फोकस करें, और मेंटल स्ट्रेस को प्रॉपरली मैनेज करें कि ये स्ट्रेस मुझे अब नहीं लेना है। धीरे धीरे ऑल्टरनेटिव्स को प्लान कीजिए कि कैसे ऑटोमाइजेशन में हम अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। जी। मैम, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि मेंटल स्ट्रेस पे कितना ज़्यादा ध्यान हमें देना है एक सर्टेन एज के बाद। जी क्योंकि लोग अक्सर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से इतना घिरे हुए रहते हैं कि वो अपने पर ध्यान देना भूल जाते जी हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए हम अपने लाइफस्टाइल में क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे पहले मैं ये बोलूँगी कि सेंटर्ड होना सीखिए। 60 इज़ एन एज जहाँ पर आपको थोड़ा अपने आप को सेंटर्ड करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हाईली मोबाइल एक्टिविटी से थोड़ा सा दूर रहिए, जैसे लेट नाइट्स हैं, और इन सब से अपने आप को धीरे धीरे डिटैच करना शुरू कीजिए।
एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि इस टाइम पर हमें लगता है कि जैसे चल रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। जैसे छोटा सा एग्जांपल है हाइड्रेशन का, ड्राइनेस आ रही है, पानी ज़्यादा पीना है, हमें उस टाइम पे ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है, तो हम पानी पीना कम कर देते हैं। तो बजाय इसके आप पानी पीना कम करिए, हाइड्रेशन का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि इस टाइम पर जब आपका ब्लड गाढ़ा हो रहा है, उसको पानी की, लिक्विड्स की, सूप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन क्या करना है कि साथ साथ में प्रॉपर, इवन एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें यूरिन का मैनेजमेंट सिखाया जाता है, ब्लड का मैनेजमेंट सिखाया जाता है, और कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज हैं कि सिर्फ आप अगर तालियां ही रेगुलरली बजाते हैं या हैंड रोलर से अपने हाथ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स करते हैं, वो भी आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों को मैनेज कीजिए, स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। मैम, हमने बात की कि कैसे अपने लाइफ़स्टाइल में बदलाव लाया जा सकता है, खान-पान पर ध्यान देना चाहिए, किस तरह से अगर हमें कोई समस्या है तो भी और नहीं है तो भी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। जी। साथ ही साथ हमने फिज़िकल हेल्थ के बारे में भी बात की, मेंटल हेल्थ के बारे में भी बात की। अब मैं जानना चाहूँगी हमारे सराउंडिंग कैसी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। खुद पर ध्यान दे लिया, सराउंडिंग पर कैसे ध्यान दिया जाए? यानी अपने घर में क्या कुछ और बदलाव लाया जा मेरा सकता है? ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सराउंडिंग्स पे क्या ध्यान दीजिए। पहले आप दौड़ के सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब आने वाला समय है कि आपकी, क्योंकि बॉडी में रिपेयर मुश्किल है, हीलिंग मुश्किल है, और ऑब्वियसली इलास्टिसिटी कम है, बोन्स वीक हैं, जॉइंट, मतलब ये हो रहा है जिसको आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सबसे से पहले तो जो आपकी अगर सीढ़ियाँ हैं तो वहाँ कोई पकड़ने वाला एक बार लगाइए कि बिना पकड़े हुए सीढ़ी ना चढ़े, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। दूसरा, मैं बड़ी ही छोटी सी बात पे बात कर रही हूँ कि जैसे आपके घर में बाथरूम है, आप पहले रेगुलरली जा रहे हैं, नहा रहे हैं, बिकॉज यू कैन मैनेज योर बैलेंस। एक टाइम के बाद वो बैलेंस को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो छोटे से चेंजेस लाइए कि आपके बाथरूम में नीचे एंटी स्किड मैट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नॉर्मली इसी एज में लोग जो है स्लिप करते हैं, और क्योंकि बोन्स वीक होती हैं तो क्या होता है, कोनी पे या हिप्स पे अगर कोई इंजरी हो जाए, स्लिप हो जाए, तो रिकवरी विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल होगा। तो बाथरूम में एक चेयर रख के उस पर बैठ के नहाएं। कपड़े पहने तो कोशिश कीजिए खड़े होके नहीं, बैठ के पहनिए चेयर पे। ये हैबिट में लाना बड़ा मुश्किल होगा और कई बार हंसी भी आएगी कि ये क्या कर रहे हैं, बट बाय द टाइम आप 65 को क्रॉस करेंगे तो आपके आसपास ऐसे बहुत सारे न्यूज़ होंगे कि वो गिर गया या ऐसा हो गया। तो अच्छा है आप प्रिवेंशन में ही शुरू कर दीजिए, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, और बाथरूम इंजरीज आर कॉमन, पर ध्यान नहीं जाता इस पे। तो बाथरूम इंजरीज में ये है कि आप वहाँ पर छोटी चौकी की बजाय कोई चेयर या स्टूल रखिए जिस पे आप आराम से बैठे, और जब आपने चेंज भी करना है तो बैठ कर चेंज कीजिए। एंटी स्किड मैट का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। लॉन्ग हैंडल वाला वाइपर रखिए ताकि अगर पानी बिखरा है तो उसको आप हटा सके, ताकि यू डू नॉट स्लिप, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जब हो जाती है तो रिपेयर इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, या इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो ये प्रिकॉशन ज़रूर आपको रखनी है। दूसरी बात, आप अपने घर को क्लटर फ्री कीजिए, कि जैसे कोशिश कीजिए कि नीचे कम से कम सामान बिखरा हो, क्योंकि किसी भी सामान से आपका पैर अड़ सकता है बिकॉज ऑफ द विजन प्रॉब्लम, कि एकदम से आपने देखा नहीं और गिर सकते हैं। तो क्लटर फ्री रखने का एक स्पेशल इंसेंटिव लेना है कि मेरे को ज़मीन पर कुछ भी ज़्यादा नहीं फेंकना है। दूसरी बात, जो आपकी जहाँ पर, अब ये मैं आपको लाइफस्टाइल चेंजेस बता रही हूँ कि आपने अपने घर में क्या चेंजेस करने हैं, क्योंकि ये आप अब कर लेंगे और जब आपको ज़रूरत होगी तो ये पार्ट ऑफ योर हैबिट होंगे, और तब उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे मेडिसिन हैं उनको लेबल्ड रखिए ताकि गलती से भी गलत मेडिसिन ना खाई जाए। कोशिश कीजिए मेडिसिन बॉक्स के पास लाइट प्रॉपर हो, क्योंकि अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं और गलत मेडिसिन ले ली बिकॉज लाइट कम थी, या मे बी चश्मा आपका पास में नहीं था, विजन प्रॉब्लम तो है ही है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल कि ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। मेडिसिन सिर्फ उनको अलग करिए जो आप खाते हैं, और उनको अलग कर दीजिए जो आप रेयरली यूज़ करते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और साथ में उस पर बड़ा बड़ा लिख लीजिए कि ये इस चीज़ की मेडिसिन है, अगर आप ले रहे हैं, चाहे वो सप्लीमेंट्स हैं, चाहे कुछ भी हैं। कीप योर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है कि जो आपके रोज की चीज़ें हैं वो आप उन जगहों पर रखें जो आपको ईजिली एक्सेसिबल हो, और रास्ते में जैसे कोई टेबल की टांग या आपकी किसी चीज़ की पैर फंस रहा है, उन चीज़ों से वो दूर हो, ताकि आपका पैर उनको टच ना करे, और गिरने का डर सबसे ज़्यादा इस ओल्ड एज में होता है, गिरने का डर ना हो। तो क्लटर फ्री घर रखिए तो आपके लिए बहुत बहुत बेहतर रहेगा।
इसके साथ साथ मैं ये बोलूँगी लाइट सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जैसे फुट लाइट्स को आप इंस्टॉल करा सकते हैं, रात में लाइट ज़रूर ऑन रखें ताकि जब आप चलें तो आपको सामने कोई चप्पल या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे गिरने की संभावना बढ़ती हो, उन चीज़ों से आपको दूर रहना है। तो अपने घर को थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाइए, थोड़ा सा सिस्टमैटिक बनाइए, तो आप देखेंगे कि ये एक प्रिवेंशन है कि आने वाले समय में आपको कोई इंजरी ना हो, और दूसरा कोई गलत मेडिकेशन या किसी भी तरह का ऐसा इंसिडेंट हम रूल आउट कर पाएँ कि नहीं, ये ना ही हो तो बेहतर है, बिकॉज हो जाने के बाद उसकी रिपेयर वुड बी डिफ़िकल्ट। सो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं कि अगर हम 60 प्लस में जा रहे हैं और ये चेंजेस अपने घर में धीरे धीरे इंस्टॉल करते जाएं, जैसे मैंने बोला वॉशरूम में लाइट्स का या हैंडल का, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। टॉयलेट सीट के पास एक हैंडल इंस्टॉल कराना, बिकॉज ये चीज़ें अभी नहीं हैं लेकिन 70s तक हो सकती हैं, और इस वजह से आप इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो उनसे आपको ज़रूर बच के रहना है। बिल्कुल मैम, आप हमारे साथ एपिसोड में जुड़े और हमारी लाइफस्टाइल में हमें क्या कुछ चेंजेस लाने हैं इसके बारे में बताया। ना कि सिर्फ हम लोग बढ़ती उम्र के साथ अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन हमारे जो यंगर जनरेशन है अगर वो भी इस एपिसोड को देख रही है तो वो भी अपने बुजुर्गों की लाइफ में क्या कुछ चेंजेस ला सकती है, कैसे उन्हें हेल्प कर सकती है, इसके बारे में आपने बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बिल्कुल आज के हमारे इस एपिसोड के लिए इतना ही, जहाँ पर हमने जाना कि अपनी लाइफस्टाइल में बढ़ती उम्र के साथ बदलाव लाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हमने जाना कि बदलाव क्यों लाने चाहिए, क्या कुछ रीजंस हो सकते हैं, उसके बाद साथ ही साथ कैसे हम बदलाव ला सकते हैं, यानी कि हम कैसे अपने खान पान पर ध्यान दे सकते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दे सकते हैं, और साथ ही मेंटल हेल्थ पर कैसे ध्यान दे सकते हैं, और उसके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेस को मैनेज करना, और स्ट्रेस के साथ साथ मेडिटेशन करना इसमें कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमने इसके बारे में बात की। साथ ही हमने जाना कि ना कि सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल में बल्कि अपनी सराउंडिंग में भी क्या कुछ चेंजेस लाने हैं, उसके बारे में भी आज हमने बात की। उम्मीद है आज के इस एपिसोड से आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपके लिए और आपकी ओल्डर जनरेशन के लिए हेल्पफुल होगी। इस एपिसोड के लिए इतना ही। बने रहिए पीएमसी हिंदी के साथ। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।